नोएडा के सेक्टर 18 की एक दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कृष्ण अपरा प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर भीषण आग लगी है। हालांकि अभी तक आग का कारण पता नहीं चल पाया है। आग लगने के बाद लोगों को रेस्क्यू के लिए निकाला गया है। थाना सेक्टर 20 क्षेत्र में ये आग लगी है और सेक्टर 18 की दुकान में भीषण आग लगी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह आग का तांडव हुआ है। नोएडा के सेक्टर 18 में एक दुकान के अंदर हर ओर धुआं ही धुआं फैला हुआ है। लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। ऊपर के फ्लोर पर जो लोग थे उनको सकुशल बाहर निकाला गया। फायर फाइटर्स आप देख रहे हैं क्रेन की मदद से शीशों को तोड़ करके धुएं को और लोगों को बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी आग लगी है, उसको बुझाने की कोशिशें जारी हैं। नोएडा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पॉश मार्केट सेक्टर 18 जिसकी एक दुकान में आग लगी है। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आप देखिए उसके बाद कितनी अफरा तफरी मच गई। काला धुआं बाहर तक मार्केट में निकलता हुआ चारों तरफ फैल गया। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग ये तस्वीरें अपने कैमरे में उसकी वीडियो बना रहे थे। दहशत से यहाँ वहाँ भागते नजर आए। लेकिन ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसमें बाकी फ्लोर पर भी दुकानें हैं, लिहाजा वहाँ जो लोग थे उनको फायर फाइटर्स ने पहले बाहर निकाला ताकि धुएं के कारण उनको दिक्कत ना हो, फौरन सुरक्षित किया जा सके और आग यदि फैलती भी है तो उससे पहले लोगों की जान बचाई जा सके। आग का तांडव किस तरह नोएडा के सेक्टर 18 की एक शॉप में हुआ वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन कृष्ण अपरा प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर यह भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद लोगों को रेस्क्यू के जरिए निकाला गया। आप देखिए किस तरह लोगों को रेस्क्यू करवाया जा रहा है। हिमांशु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है? क्या सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और फिलहाल आग की ताजा स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए आग पूरी तरीके से बुझा ली गई है। ग्राउंड फ्लोर में लगी थी और अब जो है एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसमें करीब सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि तमाम ऑफिसेज हैं यहाँ पे और ऑफिसेज की संख्या भी 100 के आसपास है। लिहाजा सभी लोग जो आग की वजह से निकल नहीं पा रहे थे, सभी लोग छत पर भाग गए थे, यानी 7वें 8वें फ्लोर पर ये सब लोग पहुंच गए थे। इस दौरान आग को पहले बुझाया गया, सभी लोगों को सेफली रेस्क्यू कराया गया। लेकिन इस दौरान कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें महिलाएं और पुरुष कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि उसमें 3 से 4 लोग के आसपास जो लोग हैं वो घायल भी हुए हैं और अफरा तफरी के माहौल में जो महिलाएं और पुरुष हैं वो कूदे भी हैं, जो घायल हुए हैं जिनको जिला अस्पताल भेजा गया है। ज्वाइंट सीपी ने जानकारी दी है। इसके अलावा आपको बता दें अब एक बार पूरी तरीके से पुलिस कमिश्नरेट और फायर विभाग के द्वारा ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक जो ओनर्स हैं सभी लोगों को बुलाया गया और एक शॉप चेक की जा रही है कि कोई व्यक्ति फंसा या नहीं। मौके पर एम्बुलेंस भी है, फायर विभाग भी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये दूसरी बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ये चीज स्पष्ट हो सके कि अंदर कोई व्यक्ति फंसा है या नहीं। जी बिल्कुल, और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। फायर फाइटर्स जो हैं वो जुटे हुए हैं जी जान से और पूरा जोखिम उठा रहे हैं वो लोगों को सुरक्षित करने में, इस आग को बुझाने में। 2 तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ तो आप देखिए ग्राउंड फ्लोर पर कितनी भीषण आग है और दूसरी तरफ किस तरह बाकी फ्लोर पर फंसे हुए लोगों को, जहां धुआं पहुंच चुका है, सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो गई हैं, वहां शीशों को तोड़कर किस तरह लोगों को बाहर निकाला गया। कुछ लोग हालांकि खुद भी कोशिशें करते हुए नजर आए, कुछ लोग लटक गए, लेकिन फौरन फायर फाइटर्स ने क्रेन के माध्यम से इस स्थिति को संभाला। आग पर काबू पाया गया है। ये इस वक्त की अपडेट है। हिमांशु हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। हिमांशु, जिस जगह ये आग लगी है वो दरअसल किस चीज की दुकान है और इस पूरे प्लाजा की फिलहाल क्या स्थिति है? ये कहां तक फैली, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये जो आग है ये ग्राउंड फ्लोर में एक शॉप पर लगी थी और यहाँ पर चूंकि मोबाइल के स्टोर्स हैं, कॉमर्शियल स्पेस है, 8 माले की बिल्डिंग है और हर फ्लोर पे कम से कम 20 से ज्यादा जो ऑफिसेज हैं, प्रॉपर्टी के ऑफिसेज हैं, कुछ कंपनीज के ऑफिसेज हैं, इस तरीके के तमाम ऑफिसेज हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बात करें तो फूड स्टोर्स हैं, फूड प्लाजा है, मोबाइल की शॉप्स हैं, तमाम तरीके की दुकान है और ग्राउंड फ्लोर पर ही आग लगी थी। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो ऊपर के फ्लोर में यानी 5, 6, 7, 8, 9 जो भी फ्लोर्स हैं इनसे नीचे नहीं उतर पाए। लिहाजा सभी लोग कुछ लोग बालकनी में आ गए और कुछ लोग टॉप फ्लोर पर चले गए थे। सभी लोगों को फिलहाल सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। आग के कारणों का भी जांच की जाएगी, लेकिन अभी जो मेन मोटिव है वो यही है कि सभी लोग सेफली एविक्यूएट हो जाएं और इसी पर नजर है, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, इसी पर नजर है और इसी के चलते ये दूसरे राउंड का रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस और फायर विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। तमाम अधिकारी और अफसर भावना बताई जा रही है, इसको चेक करा रहे हैं
बाकी सारे फ्लोर को पुनः चेक करा रहे हैं कि एक बार जो संतुष्टि है वो हो जाएगी अंदर कोई किसी का ऑफिस है? देखिए, इसमें मल्टीपल ऑफिसेज हैं बहुत सारे। इन ऑफिसेज में जो मालिक हैं उन सब से बात करी गई है। उन सब ने भी बताया है कि उनका कोई बंदा अभी अंदर नहीं है, फिर भी हम लोग रीचेक करा रहे हैं। थैंक यू। और पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी गई है, शुक्रिया हिमांशु अपडेट के लिए, कि लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। और खबर आजमगढ़ से, पुलिस हिरासत में मौत पर एक्शन हुआ है। फरार एसएचओ की तलाश में पुलिस जुटी है। आरोपी पुलिस कर्मियों की तलाश जारी है। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। आरोपी पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस, थाने में लटका मिला था युवक का शव। आरोपी पुलिस कर्मियों को तलाश किया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं जो उन पुलिस वालों को ढूंढ रही हैं। हत्या का केस है ये पूरा। थाने में एक युवक का शव लटका मिला था और उसी का आरोप इन पुलिस कर्मियों पर है। अभिषेक उपाध्याय से इस पर अपडेट लेते हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है? पुलिस की 3 टीमें बनाई गई हैं, कहां तलाशा जाएगा फरार पुलिस कर्मियों को, और अभी तक क्या सूचना इनके बारे में पुलिस के पास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता जिस तरीके से आजमगढ़ थाना के तरवा थाना में जिस तरीके से बवाल हुआ था, वहां पे उपद्रव हुआ था, लाठीचार्ज हुई थी, पथराव हुआ था और एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद ये पूरा विवाद उपजा था, जिसके बाद इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए आजमगढ़ थाने के तत्कालीन जो एसएचओ होते हैं कमलेश पटेल, उनके अन्य सहयोगी जो होते हैं उनके खिलाफ हत्या व SC/ST का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल हत्या के मुकदमा दर्ज होने से पहले ही वो थाना छोड़कर फरार हो चुके थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए SP सिटी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया है, जो उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये थाना परिसर में 2 दिनों तक इनको बैठाया गया था और उसके बाद उस युवक की संदिग्ध मौत हो जाती है, सबसे बड़ा जो बात सामने निकल के आता है कि वहाँ का जो CCTV कैमरा होता है वो भी खराब पाया जाता है। तो कहीं न कहीं पुलिस कर्मियों ने साक्ष्य मिटाने का भी पूरा भरपूर प्रयास किया है और उनके ऊपर पर्जन सीधे आरोप लगाकर कल उनकी बर्खास्तगी की भी मांग कर रहे थे। हालांकि उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया था, उनके खिलाफ देर रात को मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से आजमगढ़ में एक थाना परिसर में एक युवक की मौत हुई है, तो पुलिस के कार्यप्रणाली पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद, आप नजर बनाए रखें। उधर वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा में वक्फ बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। विपक्ष ने वक्फ बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की थी। कल दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। तो कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ बिल, 8 घंटे इस पर चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा था और कल दोपहर इस पर चर्चा की जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। कल लोकसभा में वक्फ बिल को पेश किया जाएगा, जिसके बाद उस पर 8 घंटे चर्चा होगी। वक्फ बिल जिसे लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ओपनली इसके विरोध में है और उनका कहना है कि JPC में जब इस पर सहमति के लिए या इस पर सजेशन के लिए विपक्ष की तरफ से जो सुझाव आए उसको दरकिनार किया गया और इसके विरोध में कई जगह पर प्रदर्शन भी हुए। ईद के मौके पर भी हमने देखा कई जगह लोग इसके विरोध में पोस्टर लिए नजर आए और इस बीच लोकसभा में पेश होने जा रहा है वक्फ संशोधन बिल। इस बीच वक्फ बोर्ड पर CM योगी का बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। क्या वक्फ ने मुस्लिमों के कल्याण का काम किया है? हर अच्छे काम की आलोचना होती है, ये कहा CM योगी ने। सुधार समय की मांग है और हर सुधार का विरोध होता है। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है। वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है।
और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। वक्फ बिल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी कल 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल संसद में आ सकता है। इसे लेकर हलचल तेज है। इस बीच वक्फ बिल पर अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं, बीजेपी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि वक्फ संशोधन बिल को जबरदस्ती जेपीसी में पास करवाया गया। मौका मिला न कुछ है और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहाँ भी करा लेंगे। इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। सर, किरण रिजिजू का कहना है कि मासूम मुसलमानों को वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोग इसे गुमराह कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे प्रॉपर्टी छीनने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी छीन रहे ही ऐसा है। ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। लोग प्रॉपर्टी छोड़िए, लोगों को जान से मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को पुलिस संरक्षण में मारा जा रहा है, तो प्रॉपर्टी छीनने का अगर उन्हें संदेह है। एलओपी को बोलने नहीं देते। मतलब हमेशा ये होता था कि एलओपी खड़ा हो जाए तो कम एलओपी को बोलने की इजाजत मिलती थी। एलओपी को बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। सारे फ्लोर लीडर्स ने, हमने 27 तारीख को लिखा भी था, सब फ्लोर लीडर्स ने और एमपीज ने लिखा है स्पीकर सर से कि स्पीकर साहब देखिए क्या हो रहा है। आपने उपाध्यक्ष का पद खाली रखा हुआ है 2019 से, तो सारी संसदीय परंपराओं को तो ध्वस्त कर रहे हैं। आप कर कहाँ रहे हैं? आप डिबेट की बात कर रहे हैं। आप डिबेट आप देख लीजिएगा, जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे माइक बंद कर देंगे। माइक इनके हाथ में है, माइक फट से बंद कर देते हैं। जो इनको बोलना है सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। जो सरकार को बोलना है वो सरकार बोलती रहती है, आप सुनते रहिए। विपक्ष की आवाज को उठाने की इजाजत ही नहीं है। बिल को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि इस हफ्ते ही या कल बोल रहे हैं कि टेबल हो जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, उसके अंदर इतनी खामियां हैं। अगर ये वहां बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बाहर तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो मैं समझता हूँ अब भी केंद्र सरकार को और उनको मदद कर रहे जिन बैसाखियों पे टिकी है श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री नीतीश कुमार जी को ये और चिराग पासवान जी को ये समझ में आएगा कि इसका क्या परिणाम। आप और ज़्यादा अल्पसंख्यकों को पीछे की तरफ को धकेलेंगे, उनमें एकाकीपन आएगा और उससे कट्टरता और दूसरे सवाल बढ़ेंगे। तो ये आपने सब स्टेक होल्डर से बातचीत करनी चाहिए थी। आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, इनकी हठधर्मिता है और इस हठधर्मिता का नतीजा इस देश के सौहार्द को भुगतना पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। अभी वक्त है उनके पास है, सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को आप। वक्फ संशोधन बिल पर सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी हाल में वक्फ संशोधन बिल पास नहीं होने देगी। अपने अच्छे खराब कामों को छुपाने के लिए
चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो या कानून व्यवस्था हो, इन सब को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए इस तरह के बिल लाए जाते हैं। जनता पूरी तरह से वक्फ बिल के खिलाफ है और हमारी पार्टी और हम सब लोग इसको किसी भी हाल में पास नहीं होने देंगे। जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष पर करारा हमला किया। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। और पूरी सियासत, क्या कभी एक महीने जो रोजेदार उपवास रखते हों, रोजा रखते हों, उस रोजे के बाद अगर लोग प्रेयर कर रहे हैं अपने गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उनको कहा जा रहा है कि काली पट्टी बांध करके जाइए। अरे भाई, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, राजनीति करनी, तो जंतर मंतर पे करिए। वो आपने किया। आपने राजनीति किया जा करके पटना में नीतीश कुमार पे दबाव डालने के लिए, वहां पे धरना दिया। आप विजयवाड़ा जा रहे हैं, आप ओवैसी कह रहे हैं कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पे पट्टी बांधी है। हमारी मस्जिदों पे हमला हो रहा है। किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। इस पाक रमजान के महीने में झूठ बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए और इस पे चर्चा करें। जो भी सवाल है, उन सवालों का सरकार जवाब देगी। तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है, तभी तो सरकार ने सीधे बिल पास कराने के बजाय खुद ही सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया कि इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया जाए। वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी लगातार विरोध में है। सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। आपने जेपीसी कमेटी बनाई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपने बनाई थी, उसमें अपने जो पॉइंट्स आपको लेने थे, जिन पॉइंट्स को आपको इम्प्लीमेंट करना था, वो पॉइंट्स तो आपने ले लिए, लेकिन बाकी जो विपत्तियां थी, जो विपक्ष की जो विपत्तियां थी, जो विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे या विपक्ष ने जो क्वेश्चन उठाए थे, जो क्वेश्चन रेज किए, तो उन चीज़ों को तो आपने ड्रॉप कर दिया। तो इसका मतलब मैं समझता हूं कि एक और कमेटी पुनः बनानी चाहिए और इसमें जितने भी मौलवी धर्मगुरु वगैरह हैं, उनसे बैठ करके बातचीत करके इसमें फिर आगे बढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव के साथ सपा सांसदों ने रामजीलाल सुमन के समर्थन में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। मकर द्वार पर सपा सांसदों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के बाद से लगातार सियासी विवाद गहराता जा रहा है। यूपी में सड़क पर नमाज न अदा करने के आदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि इसकी आलोचना करने वालों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। ठीक बोला है, सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, हाँ,
ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है, कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे आप, घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच बचाव के लिए गया। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सीएम योगी का बड़ा बयान। बुलडोजर उपलब्धि नहीं, यूपी की जरूरत थी। अतिक्रमण हटाने में बुलडोजर का इस्तेमाल हमें जो जरूरी लगा हमने किया। बुलडोजर प्रदेश की जरूरत थी, बुलडोजर का सही इस्तेमाल सिखाया, ये कहा सीएम योगी ने। भी नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। बरेली दौरे पर गए सीएम योगी ने गौ सेवा पर बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने ऐलान किया कि एक गाय पालने पर 1500 रुपए की सरकारी मदद मिलेगी। अगर कोई 4 गाय पालता है तो उसे हर महीने 6000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम योगी ने किसानों से अपील की है कि वो गौ सेवा करने का भी लाभ उठाएं और सरकारी अनुदान का लाभ भी दें। इस मौके पर सीएम योगी ने अखिलेश के गोबर से बदबू आने वाले बयान पर निशाना साधा। धरती के सपूत आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए, और आज वहां पर 14 लाख गौवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है, और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए, एक गौवंश पर 1500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गौवंश रखता है तो 4 गौवंश के लिए 6000 रुपए महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और ऐसे पशुधन मंत्री भी पशुधन के क्षेत्र में बता रहे थे 7700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खोल करके। देखिए, ये निराश्रित गौवंश समाजवादी पार्टी ने दिए, और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है, इनकी असलियत यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है